नमस्कार। पॉलिटी सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संविधान को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें भारतीय संविधान के भाग 18 को हम समझा था, पार्ट 18 को समझा था। संविधान में जो भाग 18 है, पार्ट 18 है, इसमें आपातकालीन प्रावधान के विषय में चर्चा किया गया है। हमने समझा था कि भारत में आपातकालीन प्रावधान क्यों रखा गया है, किन परिस्थितियों में भारत में आपातकाल लगाया जाता है और जब आपातकाल की घोषणा की जाती है तो किस तरह का प्रभाव पड़ता है। इन सब चीजों को हमने पिछले वीडियो में समझे हैं। वैसे अगर हम देखें तो हम भारत के संविधान को भाग जिस तरीके से है, जैसे कि भाग 17 को समझा, 18 को, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भाग 19 को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि भाग 19 उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि भाग 19 में क्या है और उसके बाद भाग 20 के विषय में चर्चा करेंगे। भाग 20 को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि भाग 20 जो है, पार्ट 20 जो है हमारे संविधान का, इसमें जो है संविधान संशोधन के विषय में चर्चा किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के विषय में चर्चा किया गया है। तो भाग 20 बहुत ही महत्वपूर्ण भाग में से एक है हमारे संविधान का। पर सबसे पहले आइए समझते हैं भाग 19 को, पार्ट 19 को, कि भाग 19 में किस तरह का प्रावधान किया गया है। देखिए, जो भाग 19 है, पार्ट 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें जिस विषय में चर्चा किया गया है इसको नाम दिया जाता है मिसलेनियस, यानी कि विविध प्रावधान। विविध प्रावधान पार्ट 19 में जो कुछ प्रावधान दिया गया है हम उसके विषय में देखेंगे। मिसलेनियस जो विविध प्रावधान की चर्चा किया गया है पार्ट 19 में, भाग 19 में, उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें क्या सब कहा गया है। जो पार्ट 19 है हमारे संविधान का, चूंकि जो भाग 18 था, इसमें आर्टिकल 352 से लेकर के 368 तक इसमें था। तो भाग 19 में जो आर्टिकल की बात होती है, तो इसमें जब हम आर्टिकल को समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें आर्टिकल 361 से लेकर के आर्टिकल 367 तक का जो संबंध है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है हमारे संविधान के भाग 19 से, पार्ट 19 से। देखिए, जो आर्टिकल 361 है, अनुच्छेद 361 है, इसको सबसे पहले समझते हैं। आर्टिकल 361 यानी कि अनुच्छेद 361। जो आर्टिकल 361 है, इसमें न्यायालय से संरक्षण की बात कहा गया है। न्यायालय से संरक्षण, न्यायालय से संरक्षण के विषय में कहा गया है कि इसमें आर्टिकल 361 में, यानी कि किन किन लोगों को या किन संस्थाओं को न्यायालय से संरक्षण मिलेगा, यानी कि उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा नहीं किया जाएगा, इसके विषय में चर्चा किया गया है आर्टिकल 361 में। तो इनमें तीन महत्वपूर्ण चीज आपको समझना है। एक तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में, भारत के राष्ट्रपति, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जब तक अपना पद ग्रहण किया रहता है राष्ट्रपति के रूप में, जब तक कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है, तब तक उसके विरुद्ध न्यायालय में किसी तरह की कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। इस चीज की चर्चा किसमें है? इस चीज की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 72 में किया गया है। उसके बाद जो राज्यपाल है, राज्य के राज्यपाल या यूनियन टेरिटरी के राज्यपाल जो होते हैं, इसके विरुद्ध भी न्यायालय में किसी तरह की कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, इसको भी न्यायालय में संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद अगर कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष है, यानी कि कोई अगर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष है, किसी राज्य किसी देश के कोई प्रधानमंत्री है या किसी देश के राष्ट्रपति है, तो उसके विरुद्ध भी भारत के न्यायालय में किसी तरह की कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जो प्रावधान है, इसके लिए जो वियना संधि है, वियना संधि के तहत
किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के विरुद्ध भारत के न्यायालय में किसी तरह की कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो आर्टिकल 361 है वो ये कहता है कि न्यायालय से संरक्षण किसको किसको प्राप्त है। इसमें भारत के राष्ट्रपति को जब तक राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण किए रहता है, यानी कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में जब तक अपने पद पर रहते हैं तब तक न्यायालय में उसके विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। दूसरा, जो राज्य के राज्यपाल हैं उसके विरुद्ध भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं किया जा सकता है जब तक वो किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण किए रहते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति ने अपना पद छोड़ दिया है, यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उसके बाद उसके विरुद्ध राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या किया जा सकता है कि न्यायालय में कार्रवाई किया जा सकता है। राज्यपाल के विरुद्ध भी जब राज्यपाल अपना पद छोड़ देता है तो क्या किया जा सकता है कि राज्यपाल के विरुद्ध भी कार्रवाई किया जा सकता है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को क्षमादान शक्ति प्राप्त है। तो जब वो अपना पद पर बने रहेगा, उस समय अगर उसके विरुद्ध न्यायालय में किसी तरह की कार्रवाई चलेगा तो वो अपने विरुद्ध भी क्या कर सकता है कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करके खुद के भी क्षमा माफ कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों व्यक्ति के विरुद्ध या इन दोनों संवैधानिक पद पर जो लोग रहते हैं, संवैधानिक पद पर रहने के कारण उसके विरुद्ध किसी तरह की न्यायालय में कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। और जो तीसरा है, जो राष्ट्राध्यक्ष है किसी देश का, उसके विरुद्ध भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं होता है, क्योंकि उसका भी स्थिति महत्वपूर्ण होता है। वियना संधि के तहत किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष अगर किसी देश में जाता है तो उसको उस देश में गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला जा सकता है या उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब इस भाग में जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 362। आर्टिकल 362। आर्टिकल 362 ये किसमें है? ये हमारे संविधान के पार्ट 18 में जो आर्टिकल 362 है, अब हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 362 में क्या किया गया है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत बहुत सारे छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था। इन छोटे छोटे प्रांतों को मिलाकर के एक देश बनाया गया था, किंतु इस दौरान कुछ राजा महाराजा ऐसे थे जिनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया था, क्योंकि उस समय एकीकरण करने में पूरे देश के छोटे छोटे प्रांतों को, राज्यों को जोड़ने में बहुत सारा मुश्किल आ रहा था, जिसके कारण जो छोटे छोटे राज्य के राजा थे उनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया था। पर आर्टिकल 362 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्यों के राजाओं का, इसको ऐसे समझते हैं, भारतीय राजाओं को विशेषाधिकार के संरक्षण की समाप्ति, यानी कि आर्टिकल 362 भारतीय राज्यों के जो राजा थे, जब देश को आजाद मिला था उस समय बहुत छोटे छोटे प्रांतों में पूरा देश विभाजित था, तो विभिन्न राज्यों के राजाओं के पास विशेषाधिकार होता था। इन राजाओं के विशेषाधिकार को जब समाप्त करने की बात आती है तो वो आर्टिकल 362 में इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया है कि जो राज्यों के राजा हैं उनके विशेषाधिकार की समाप्ति की जाएगी। किसके द्वारा? तो आर्टिकल 362 के द्वारा, अनुच्छेद 362 के द्वारा। जो आर्टिकल 363 है इसको भी समझ लेना महत्वपूर्ण है।
जो आर्टिकल 363 है, इसमें कहा गया है कि जब भारत कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता जब भारत करेगा तो इस पर न्यायालय क्या कर सकता है कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर भारत किसी देश के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता करता है तो इस संधि और समझौता के बाद या समझौता के समय न्यायालय किसी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 365 को अगर हम समझें तो आर्टिकल 365 को हम आपातकाल वाले जो प्रावधान था वहां पर भी समझा था कि आर्टिकल 365 में इस चीज को कहा गया है कि अगर राज्य केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि राज्य के विरुद्ध राजकीय आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो जो आर्टिकल 365 है, अनुच्छेद 365 है, इसमें इस चीज को स्पष्ट किया गया है कि राज्य हमेशा जो संघ है या केंद्र है उसके दिशा निर्देश के अनुसार काम करेगा। संघ की योजनाओं को राज्य में सही तरीके से लागू करने का काम होगा राज्य का, और अगर राज्य संघ के दिशा निर्देश का पालन नहीं करते हैं, संघ के योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में आर्टिकल 356 के प्रयोग करके राजकीय आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नहीं तो आर्टिकल 365 में ये कहा गया है कि अगर जो राज्य है वो संघ की बात को ना माने, संघ की बातों को ना माने, तो इस पर क्या किया जा सकता है कि आर्टिकल 356 के प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात या संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है। देखिए जो आर्टिकल 366 है, आर्टिकल 366 में कुछ चीजों की परिभाषा दी गई है। कई सारे पद होते हैं जिनको परिभाषित करना आवश्यक होता है, उन्हीं चीजों को आर्टिकल 366 में परिभाषित किया गया है। इनमें से कुछ चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। जो आर्टिकल 366 है इसमें परिभाषाएं दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? परिभाषाएं दिया गया है, और इन परिभाषाओं में अगर सबसे पहले आपको समझना होगा तो दिया गया है एंग्लो इंडियन का परिभाषा। उसके बाद देखें तो उधार, ऋण एवं शुल्क, उधार, ऋण और शुल्क, इन चीजों का परिभाषा दिया गया है किसमें? आर्टिकल 366 में। इनमें सबसे पहले हम समझते हैं एंग्लो इंडियन क्या होता है। देखिए जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग, ये कौन लोग हैं? ये ऐसे बच्चे थे जिसके पिता कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे या यूरोप के किसी देश के थे, पर उसके माता भारत के थे। ऐसे जो माता पिता की संतान को क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियन कहा जाता है। यानी कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं इनमें अगर कोई बच्चा है जो क्या है, जो एंग्लो इंडियन है, तो इनमें जो बच्चे की माता होगा, ये माता कहाँ की होगी? ये माता इंडिया की होगी। और इनका जो पिता होगा, बच्चे की पिता, ये पिता ब्रिटेन का हो सकता है या फिर यूरोप के किसी देश का हो सकता है। ऐसे बच्चे, ऐसे मतलब कपल के संतान को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। क्योंकि जब भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी काम करने के लिए भारत आए।
और उन्होंने यहीं के महिलाओं से शादी कर लिए और उसके बाद जो उसके बच्चे हुए उन बच्चों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है, आंग्ल भारतीय कहा जाता है। एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर कोई पुरुष जो भारतीय थे पर कोई महिला जो ब्रिटिश थी या फिर जो यूरोप के थी, उन दोनों ने शादी किया और उनके शादी के बाद जो बच्चे हुए, जो संतान हुए, उसको एंग्लो इंडियन नहीं कहा जाता है। यानी कि अगर पिता बच्चे का भारतीय है पर माता बच्चे का ब्रिटिश है या फिर यूरोप के किसी देश की है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को एंग्लो इंडियन नहीं कहा जाएगा। एक स्थिति ऐसा होगा जिसमें कि माता तो भारतीय होगी पर पिता अगर ब्रिटिश है या फिर ब्रिटिश नागरिक थे या फिर यूरोप के किसी देश के नागरिक थे, तो ऐसे कपल के जो संतान होंगे, ऐसे पेरेंट्स के जो बच्चे होंगे, उन बच्चे को एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। जो आर्टिकल 367 है, इसमें इंटरप्रिटेशन की बात किया गया है। इंटरप्रिटेशन मतलब ये करना कि सुप्रीम कोर्ट कई बार विभिन्न मामलों में इंटरप्रिटेशन देते हैं। जो आर्टिकल 367 है, इसमें निर्वचन के बारे में कहा गया है। निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट कई बार कई चीजों की व्याख्या करते हैं, उन्हीं चीज को कहा जाता है निर्वचन या फिर इंटरप्रिटेशन। और इस इंटरप्रिटेशन के विषय में चर्चा किया गया है आर्टिकल 367 में। तो कुल मिलाकर के जो आर्टिकल 361 से लेकर के आर्टिकल 367 को हमने जो समझा, इसका संबंध भारत के संविधान के भाग 19 से है, पार्ट 19 से है। इनमें कई तरह के प्रावधानों को हमने समझा, जिसमें कि जो आर्टिकल 361 था उसमें इस चीज पे चर्चा किया गया है कि किसको भारत के न्यायालय से संरक्षण प्राप्त है। उसके बाद जो आर्टिकल 362 था उसमें ये कहा गया था कि जो भारतीय राजा थे उनके विशेषाधिकार की समाप्ति करने की बात करता है आर्टिकल 362। इसी तरीके से बाकी आर्टिकल को भी समझा। अब हम समझते हैं भारत के संविधान के भाग 20 को, पार्ट 20 को। भाग 20 भारत के संविधान के महत्वपूर्ण भागों में से एक है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन के विषय में चर्चा किया गया है कि संविधान संशोधन किस तरीके से होता है। संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन या अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कह लें। इसकी चर्चा किसमें किया गया है? इसका चर्चा है हमारे संविधान के पार्ट 20 में, भाग 20 में। जो भारत के संविधान का भाग 20 है, इसमें संविधान संशोधन के विषय में कहा गया है। हम समझेंगे कि संविधान संशोधन होता क्या है। इस भाग से संबंधित मात्र एक आर्टिकल है, और वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल है आर्टिकल 368। देखिए, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। लिविंग डॉक्यूमेंट कहने का मतलब ये हो गया कि समय के साथ भारत के संविधान में समय के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से संशोधन किया जा सकता है। भारत के संविधान में कुछ प्रावधानों को बदला जा सकता है, नए प्रावधानों को जोड़ा जा सकता है, या फिर पुराना जो प्रावधान है उस प्रावधान को पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। इसी चीज को कहते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन होना जरूरी भी है, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती है, स्थितियां बदलती है, और इन स्थितियों को अगर बेहतर तरीके से लागू करना है, नियमों को लागू करना है, कानूनों को लागू करना है, तो जरूरी है कि समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाए।
और संविधान में संशोधन करने का मतलब हो गया कि कुछ प्रावधान को समय के साथ अगर जरूरी है तो उनको जोड़ा जा सकता है, या किसी प्रावधान के कुछ हिस्से को संशोधित किया जा सकता है, या अगर कोई प्रावधान जो जरूरी नहीं है या फिर समय के या परिस्थिति के अनुरूप सही नहीं है, उन प्रावधान को हटाया जा सकता है। इन्हीं चीज को कहा जाता है संविधान संशोधन। अगर हम संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात करें तो ये किस देश के संविधान से भारत में शामिल किया गया है, तो ये प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इनको ये प्रावधान लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें कई चीज समझते थे। वैसे भी अगर हम भारत के संविधान के बारे में जब भी बात करते हैं तो इनमें कई तरह की चीजों के बारे में हम बात करते हैं और इसकी तुलना करते हैं खास करके ब्रिटेन के संविधान से और अमेरिका के संविधान से। तो अगर हम संविधान संशोधन को देखें कि भारत के संविधान संशोधन की तुलना जब हम ब्रिटेन के संविधान से करते हैं या अमेरिका के संविधान से करते हैं, तो भारत के संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया में इन दोनों देशों के संविधान संशोधन की प्रक्रिया में किस तरह की प्रक्रिया है, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, जो ब्रिटेन का संविधान है, जो यूनाइटेड किंगडम का संविधान है, इसका संविधान संशोधन करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। या हम ये कहें कि इसका संविधान क्या है, बहुत ज्यादा लचीला है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट, ब्रिटेन के संसद जब चाहे अपने देश के संविधान को संशोधित कर सकता है, नए संविधान ब्रिटेन के संसद बना सकता है, उसको इतना शक्ति है। और ब्रिटेन के संसद को बहुत ज्यादा शक्ति है संविधान संशोधन के मामले में। वहीं अगर हम अमेरिका के संविधान को देखें तो अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल है, या अमेरिका के संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन है। अमेरिका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका में संविधान संशोधन करने का मतलब हो गया कि अमेरिका की जो कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब वहां के विधि बनाने वाली जो संस्था है, उसके सहमति की जरूरत है। उनके सदस्यों का विशेषाधिकार, मतलब जो बहुमत जो होगा वो 2/3 बहुमत से होना जरूरी है। साथ में संशोधन के दौरान सभी राज्यों के सहमति का होना आवश्यक है। तो जो यूएसए का संविधान है, जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका के संविधान को संशोधन